हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना भी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई चल रहा है? चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कुछ डाउट है पूछ लीजिए। डाउट नहीं है? सवाल ट्राई किया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने वाला सवाल ट्राई किया था? नहीं किया था तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। क्या पढ़ने वाले बच्चों? रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। देखते ना, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, बिटवीन रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमने कोई आर्बिट्ररी रिएक्शन लिया, अल्फा ए बीटा बी से डेल्टा सी में जा रहे हैं। अल्फा बीटा डेल्टा क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो आइए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। आर इक्वल टू 1/अल्फा माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू बोलो 1/बीटा माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू बोलो 1/डेल्टा प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा रेट लॉस से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं आप। बोलो कैसे लिख सकते हैं आप? ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट लॉस से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे? के इंटू ए का पावर ऑर्डर, अब बी का पावर ऑर्डर। ठीक है, मैं मान लिया हूं कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है। मैं एज्यूम कर लिया हूं। ठीक है, मैं मान लिया हूं कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? ठीक है, इस पूरे कंबाइंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं बता दो? डिफरेंशियल रेट लॉ। बताया था ना, इस पूरे कंबाइंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, अब क्या करता हूं, यहां से मैं माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, इसको एक साथ और इसको एक साथ करता हूं। ठीक है, और मैं माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो क्या आ जाएगा? देखिए तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलिए, के इंटू अल्फा ए का पावर एक्स अब बी का पावर वाई। ठीक है, और के भी कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट, तो इसके बदले हम एक अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं जिसको बोलते हैं K1। ठीक है, और K1 को क्या पढ़ेंगे? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, K1 को क्या पढ़ेंगे? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, उसके साथ माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करें। माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा? के इंटू बीटा ए का पावर एक्स अब बी का पावर वाई। ठीक है, और के इंटू बीटा को हम लिख रहे हैं K2। क्या पढ़ेंगे K2 को? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, कोड आउट नहीं ना? ठीक है, उसी तरह से प्लस डी सी बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करिए। प्लस डी सी बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा? बोलिए, के इंटू डेल्टा ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। ठीक है, और के इंटू डेल्टा को हम एक अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं ना, K3, और K3 को क्या पढ़ेंगे? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू शी। कोड आउट इतना। अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसको देखिए माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है, यहां से उठाएंगे और यहां पुट करेंगे। उस तरह से डी माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू भी यहां पुट करेंगे, उस तरह से डी सी बाई डी टी की वैल्यू वहां पुट करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। इसको मान लीजिए ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट करें ना,
चलिए, तो मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, देखना क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। 1 बाई अल्फा, अब माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू अभी निकाले इक्वेशन 1 से, क्या K1 इंटू ए का पावर x और b का पावर बाई। ठीक है, अभी नहीं निकाले। उसी तरह से 1 बाई बीटा क्या K2 इंटू ए का पावर x और b का पावर बाई। उस तरह से डी सी बाई डी टी की वैल्यू निकाले थे, क्या बोलिए K3 इंटू ए का पावर x और b का पावर बाई इक्वल टू क्या K ए का पावर x और b का पावर बाई। देखिए तो a का पावर x और b का पावर बाई सब में कॉमन है, इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा बोलिए तो K1 बाई अल्फा इक्वल टू क्या K2 बाई बीटा इक्वल टू क्या K3 बाई गामा, गामा नहीं डेल्टा है बेटा, K3 बाई डेल्टा। ठीक है, इक्वल टू क्या K। देख लीजिए आप, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, यानी क्या गया, हमने स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेट कांस्टेंट को डिवाइड किए हुए। देखिए K1 क्या था, ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट, और अल्फा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का था ना, इक्वल टू इसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या बीटा। उसके बाद इसका रेट कांस्टेंट K3 और स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है डेल्टा। समझ में आ रहा है बोलो, यानी रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करिए, यही रिलेशन आ गया। अच्छा K क्या है, K क्या है, K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। K1 तो A के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, K2 तो B के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, और K3 C के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है। और K क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन था ना, K तो आप रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन माने, ये K क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है ना। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट में आपने रिलेशन ले आया। ठीक है, ये एक्चुअल में रिलेशन गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट में रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर दिए। यानी इसका इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में आप कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। एक प्रॉब्लम इस पे करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करें। ट्वाइस से बी प्लस थ्राइस सी में जा रहा है। ठीक है, कोड आउट गिवन डाटा है, क्या है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए का पावर 2। ठीक है, उस तरह से प्लस डी बी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है K2 इंटू ए का पावर 2। ठीक है, उस तरह प्लस डी सी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है K3 इंटू ए का पावर 2। एक गिवन डाटा है, करा गया फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन क्या, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। इसमें रिलेशन लाना है। तो अभी तो डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर चाहो तो निकाल सकते हो ना। अभी तो बताया था K1 क्या है, ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट, K2 क्या है, बी के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट, K3 क्या है, सी के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी तो बताया था, क्या लिखोगे, ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या है K1 बाई 2, बताया था ना बी रिलेशन। बी के रिस्पेक्ट रेट क्या है K2, रेट कांस्टेंट K2 है, और स्टैचोमेट्रिक कांस्टेंट कितना 1 इक्वल टू K3 बाई 3। आ गया, लो आंसर आ गया, आंसर आ गया।
तुम डायरेक्ट बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, कोई डाउट बोलो? नहीं ना? अच्छा, इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं आप, इसको लेंथी भी करके बना सकते हैं, आपकी इच्छा। चलो लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं। शॉर्ट में सबको समझ में आ गया ना? अभी रिलेशन बनाए थे ना, अभी पढ़ाए थे ना रिलेशन, डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो। जिसको हमको लॉन्ग ही करना है तो चलो उसके लिए भी देखते हैं। ठीक है, मैं इस गिवन डाटा को मिटा लेता हूं। ठीक है, अब देखो जिसको लॉन्ग करना है उसके लिए तरीका देखिएगा, समझिएगा। जिसको लॉन्ग करना है उसके लिए बता रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं 1/2 माइनस dA/dt। बोलो, इक्वल टू क्या लिख सकते हो? प्लस dV/dt। और क्या लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो बोलो भाई, 1/3 प्लस dC/dt। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। रखिए यहां, पुट करिए आप। क्या गिवन था? 1/2 K1 A⁻², इक्वल टू K2 A⁻², 1/3 क्या गिवन था? dC/dt, K3 A⁻²। देख लीजिए आप, A⁻² तो सब में कॉमन है ना, कैंसिल कर लीजिए आप। क्या गया? K1/2 इक्वल टू K2 और इक्वल टू क्या? K3/3। रिलेशन आ गया। तो जो आपको अच्छा लगे, मैं तो डायरेक्ट ट्रिक्स बता दिया ना कि इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट को कैसे रिलेट करना है। ठीक है, यदि आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं लॉन्ग मेथड से करिए, शॉर्ट से करना चाहते हैं शॉर्ट से करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, किसी को डाउट है पूछो, इतना में। किसी को छोटा भी डाउट है भाई पूछो, छोटा भी डाउट है भाई पूछो, किसी को छोटा भी डाउट है पूछो। नहीं ना? नहीं ना डाउट है? बोलो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अरे भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? जो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते थे ना, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। वही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोल रहे हैं? जो डिफरेंशियल रेट लॉ लिख रहे थे ना, उसको क्या कर दिए? इंटीग्रेट कर दीजिए ना, और इंटीग्रेट करके कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए आप। इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। क्या रिजल्ट आएगा? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, वही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? बोलो, देखते हैं ना। चलिए, समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए स्टार्ट करेंगे। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर कहते किसको? पहला बात, जीरो ऑर्डर कहते किसको? तो डेट रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर। बोलो सर ये कहां से आई बात? तो अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा ये बात कहां से आई। बस डिफिनेशन लिख देता हूं। डेट रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा।
ठीक है, कह रहा है तो स्टेटमेंट ही कह रहा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बोलो ये बात कहां से आई सर, ये आप याद करके आए क्या? ठीक है, अभी आपको पता लगेगा। देखिए जैसे मैंने कोई एक आर्बिट्ररी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, ए से बी में जा रहा है, ऑर्डर कितना मान रहा हूं? 0। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं माइनस डी ए बाई डी टी, लिख सकते हैं ना अब, रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख सकते हैं ऐसे माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, रेट लॉस से कैसे लिख सकते हो? के और इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसके बराबर में क्या ऑर्डर 0। और ये कंबाइंड इक्वेशन को क्या बोलेंगे? पूरे कंप्लीट इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, को डाउट? अब एक बात देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इससे लिखो चाहे इससे लिखो, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ए का कुछ भी रख दो आप, 10, 20, 50, 500, अरे पावर में 0 है तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना, यानी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी और इक्वल टू के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर है ना, रेट कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। यानी कंसंट्रेशन कुछ भी रखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो वही तो बोला कि दैट रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप यहां कुछ भी रख दो कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट ही आ रहा है, के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अच्छा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, के बराबर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि टाइम भी चेंज करोगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यदि टाइम चेंज करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है, 100% चेंज कर रहा है, लेकिन टाइम ये चेंज भी कर जाए लेकिन पावर में 0 रहेगा तो चेंज करने से भी क्या फायदा है? पावर 0 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। टाइम यदि चेंज करोगे तो ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज करेगा ये का, लेकिन पावर में तो 0 है, यानी टाइम चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी टाइम भी चेंज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, कंसंट्रेशन चेंज कर दो तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आनी है। ठीक है, कोई डाउट? बोले सर टाइम चेंज करने से कैसे चेंज नहीं आएगा? अरे टाइम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन भी तो चेंज करेगा, और जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा तो पावर भी तो 0 है, तो कुछ भी चेंज करो यहाँ तो आपको पावर में 0 रहेगा तो वो तो वैल्यू 1 ही देगा ना। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट है और टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, यानी ना ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना ही टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट बोलो? नहीं ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन क्या करा रहा है? पूरा कंप्लीट इक्वेशन क्या कराता है? डिफरेंशियल रेट लॉ, बराबर बोल रहा हूं। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखता हूं माइनस डी ए इक्वल टू क्या बेटा? के डी टी। ठीक है, के कांस्टेंट है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। ठीक है, के कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। ठीक है, यहां भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इधर टाइम का लिमिट और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का लिमिट। तो टाइम 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन को हम ए नॉट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ए नॉट। एट टाइम टी पे ए के कंसंट्रेशन को हम 80 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 80। ठीक है, कोड आउट। टाइम 0 पे रिएक्टेंट जो ए था उसके कंसंट्रेशन को हम ए नॉट माने। ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 0 टाइम पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या क्या बोलें
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एटी क्या है बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी आफ्टर टाइम टी के बाद कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मतलब टी टाइम के बाद कितना बचा है, वही है ना। कहा गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी का मतलब क्या हुआ कि टी टाइम के बाद मेरे पास रिएक्टेंट कितना बचा है, वही तो 80 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता था, वैसे डी ए का क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए, क्या, ए नॉट से ए टी, ठीक है, के डी टी का इंटीग्रेशन टी और डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी टी माइनस 0 कितना, टी आ जाएगा ना। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या, के टी। ठीक है, देख लीजिए आप, देख लीजिए भाई। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। देखिए आ गया ना कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन, यदि टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आप पता कर सकते हैं। यदि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम दे दें, ठीक है, यदि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम दे दें, रेट कांस्टेंट दे दें, टाइम दे दें, तो आप टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया होगा ये आप पता लगा देंगे। ठीक है, कोई डाउट समझ में आ रहा है? किसी को छोटा भी डाउट है पूछो। ये फार्मूला याद रखना, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, किसका, जीरो ऑर्डर का। ठीक है, ये बोले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं अबाउट जीरो ऑर्डर। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीरो ऑर्डर। चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, ठीक है, कि ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचते हैं पहले, कि जीरो ऑर्डर में अभी आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कर्व प्लॉट करेंगे। यानी अभी मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, R इक्वल टू क्या आ रहा था, K इंटू ए का पावर 0। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था ना, कंसंट्रेशन कुछ भी रख दो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अभी तो बताया था। ठीक है, और डिफाइंड भी, डिफिनीशन भी तो यही लिखा था जीरो ऑर्डर का, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट आ रहा ना, तो यहाँ पे R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन समझ जाना। ठीक है, ये लिख देता हूँ, चलो रेट ऑफ रिएक्शन इस लाइन पे ले रहा हूँ और इस लाइन पे क्या ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी क्या हो गया, बाई इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो बाई एक्सिस पे रखे हो, यानी बाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लॉट हो गया। देखिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी रखो, रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट ही हमेशा आएगा। ठीक है, कोड आउट बोलो। यदि एक ग्राफ ऐसा भी प्लॉट कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का कर्व, वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है, तो ये देख लो ना, यहां पे क्या रखा, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे क्या रखा, टाइम। तो टाइम कुछ भी ले लो आप, तो कंसंट्रेशन जरूर चेंज करेगा, टाइम के अनुसार कंसंट्रेशन चेंज करेगा, लेकिन पावर में तो फिर जीरो है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। यानी किसी भी टाइम पे यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। कोड आउट बोलो। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी इंडिपेंडेंट होता है और टाइम से भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोड आउट बोलो, नहीं ना, ठीक है। तीसरा ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींच रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इट मींस क्या
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, या इसको मैं ऐसे ग्राफ मैथमेटिकली ऐसे लिखता हूं, एटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, एटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में कैसे वेरिएशन होगा ये ग्राफ से हम जानेंगे। क्या बोल रहे हैं, एटी का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और टाइम में क्या रिलेशन होगा, यानी टाइम चेंज करने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज करेगा, ये हम ग्राफ की मदद से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ना, आपके पास इक्वेशन था ना, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या, के टी था ना अभी इक्वेशन, बोलो भाई, इक्वेशन था ना ये, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हो, ए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो, माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसको आप वाई एक्सिस पे रख रहे हो, ये बेटा तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है टाइम, और ये तुम्हारा तो स्लोप है, और ये क्या है, सी है, बाई इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, क्या 80 वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, बाय इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है ना, चलिए ए नॉट पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, यानी लाइन यहां से क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा, ठीक है। इसका स्लोप कितना है बेटा, बोलो, माइनस के, ठीक है, कोड बोलो। अच्छा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा एक बात देखिए, तो इस पॉइंट पे, मतलब ये कहें इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जा रहा है, 0। और देखिए ना इस पॉइंट पे, ठीक है, या ये बोले इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 0, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। यानी ये जो इस पॉइंट पे जो टाइम है ना, वो टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, यानी कंप्लीट होने का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट 0 हो जा रहा है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जा रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होना मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 100% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। अब इस टाइम की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, अरे भाई एक्स एक्सिस में वैल्यू निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, तो इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 करो ना, ये 0 कर दोगे तो टाइम कितना आ जाएगा ना, ए नॉट बाई के आ जाएगा ना, माइनस के टी प्लस ए नॉट ही बचेगा ना, ये 0 कर दोगे तो टाइम जो निकलेगा वो टाइम ऑफ कंप्लीशन निकलेगा ना, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई के निकल जाएगा, सॉल्व करोगे, अरे भाई देखो ना इस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0, यानी 80 0, तो इक्वेशन में 80 की वैल्यू 0 पुट करो ना, क्या आ जाएगा, ये टाइम कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है। कोई और बोलो, नहीं ना। अच्छा अब 2-3 इंफॉर्मेशन और सुनो यहाँ कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जरूर घट रहा है, लेकिन कैसे घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो कैसे घट रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है ना। तो लिख लेते हैं इसको, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या, concentration of reactant decreases linearly with time, यानी टाइम के अनुसार जरूर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है, लेकिन कैसे घट रहा है बेटा, लीनियरली घट रहा है ना। यानी लीनियरली घटने का मतलब क्या, इन सेम टाइम इंटरवल या इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। यानी यदि देखिए ना, यदि टाइम इंटरवल इतना लो तो देखो इतना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, मान ली यहां से फिर इतना ही टाइम इंटरवल यदि आप लेते हो, देखो सेम टाइम इंटरवल लोगे तो फिर क्या हुआ, सेम अमाउंट, पहले इतना डिक्रीज किया फिर देखो सेम ही अमाउंट डिक्रीज किया, ठीक है। यानी इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीजेज,
ठीक है। लीनियरली डिक्रीजेस, लीनियरली क्या बोल रहे थे, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम का मतलब क्या, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बोले इन सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी जिस ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो पहचान है, इसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, इसका लक्षण है। इन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, देन दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिए ना, ग्राफ बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो याद रखना, यदि कभी भी डाटा दिया रहेगा ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यदि, तो हम समझेंगे वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बता रहा है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो फार्मूला आपने सीखा ए नोट माइनस क्या, ए नोट माइनस क्या सीखा, ए टी इक्वल टू क्या, के टी सीखा ना। अब इस फार्मूला को लगाना कैसे, इस बात को मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ए का ए है, बी तो जीरो रहेगा, ठीक है। हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ ए मान ले रहा हूं, अब बी जीरो मान रहा हूं, ठीक है। एट एनी टाइम टी पे बात करें, ठीक है, ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये सब करने आता तुमको, ठीक है। या बोले टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारे पास फार्मूला क्या था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या, के टी। बोलो भाई, ए नॉट तो मेरा कितना है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, ए, रख दीजिए, माइनस टी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन हो गया, ए माइनस एक्स, रख दीजिए, ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या, के टी। डेट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के टी आ गया ना। देख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका मैं बताया आपको, फार्मूला कैसे लगाना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन है, आफ्टर टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। कोई डाउट बोलो, सवाल बनाने का मेथड सब दिमाग में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। चलिए, तो मैंने जीरो में जो फार्मूला है मेन क्या है, वो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ठीक है। बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ, ठीक है, क्या बताने वाला हूं, हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ का मैं जनरल डिफिनीशन देने वाला हूं, ठीक है। कहीं भी हाफ लाइफ का ही डिफिनीशन होगा, यदि आप समझें या सुने ध्यान से मेरी बातों को। हाफ लाइफ क्या है, टाइम है, ठीक है। हाफ लाइफ क्या है बेटा, टाइम है ना, जिस समय क्या हो जाए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम है, एक टाइम इंटरवल है, एक टाइम इंटरवल है जिस समय क्या हो जाए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, और उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं, टाइम इन विच concentration of reactant becomes half of its initial concentration, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ, ठीक है। यानी हाफ लाइफ क्या है, आपको डिफिनेशन में दिखाई दे रहा है, टाइम ड्यू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी वैसा टाइम जिस समय पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, वो टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। यानी हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें इस तरह से, ये तो लिटरेचर में मैंने लिखा, यदि मैथमेटिक्स में लिखें कि जब आपका टाइम टी हाफ के बराबर हो जाए, देन टी टाइम पे कंसंट्रेशन को क्या लिखते थे, एटी लिखते थे, वो कितना हो जाएगा,
ए नॉट बाई 2 हो जाएगा बेटा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा ना। जब टाइम टी हाफ के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन 80 बोलते थे, 80 कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया हाफ लाइफ का। ये हर जगह ऐसा ही लगाना है, जैसे टाइम टी इक्वल टू टी हाफ करोगे तो उस टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। तो अब हमारा मकसद क्या है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना। क्या निकालना, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास जनरल फार्मूला क्या है, मैं यहां पे निकाल देता हूं, देखिए। ठीक है, आपके पास जनरल फार्मूला क्या था ना, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या, के टी था ना। अब क्या करोगे, देखो ए नॉट माइनस ए टी के जगह पर रख देता हूं ए नॉट बाई 2 और के, और टी के जगह पर रख देता हूं टी हाफ। जब टाइम टी हाफ के बराबर हो जाएगा उस समय कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई ट्वाइस के। इसको याद रखना है कि सर जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ निकल के आया वो क्या आया, ए नॉट बाई ट्वाइस के। ठीक है, कोई डाउट है, बोलो। ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना, ए नॉट बाई ट्वाइस के। और मेन फार्मूला जीरो ऑर्डर में क्या था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। और दूसरा फार्मूला क्या मिला, हाफ लाइफ का, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई ट्वाइस के। कोई डाउट है, बोलिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, किसका, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ प्लॉट करने, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। तो क्या दिख रहा है ना कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का तो हाफ लाइफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी हम जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने है ना, टी हाफ इक्वल टू 1/2 के इंटू ए नॉट लिख लो ना। इसको एक्स एक्सिस पे रख रहे हो, इसको वाई एक्सिस पे रख रहे हो। ये क्या काम करेगा, एम का काम करेगा, वाई बराबर मैक्स हो गया ना। बना दो ग्राफ, क्या दिक्कत है यार। टी हाफ और यहां पे क्या, ए नॉट रख दो, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करा दो, वाई बराबर मैक्स है। स्लोप कितना, बोलो 1/2 के। कोडर बोलो। यानी इस ग्राफ में क्या दिख रहा है ना कि जैसे जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन रखोगे उतना ज्यादा क्या आएगा, हाफ लाइफ आएगा। कोड आउट है, बोलो। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, मैं बता चुका हूं हालांकि टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, क्या बताने वाला हूं, टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, पूरा मैं नहीं लिखा हूं, तुम लिख लेना खुद से। ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, टाइम इन विच 100% क्या रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, टाइम इन विच 100% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। यानी जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, यानी जब आपका टाइम, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, देखिए, जब आपका टाइम टी कंप्लीशन के बराबर हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम के बराबर हो जाएगा, लिख रहा हूं वेन, ऐसे लिखता हूं वेन टाइम टी इक्वल टू टी कंप्लीशन हो जाएगा, तो इस टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, 80। कितना हो जाएगा, 0। अरे भाई, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट बचेगा क्या, उस टाइम पे रिएक्टेंट बचेगा। जब टाइम टी कंप्लीशन के बराबर कर दिए तो उस टी टाइम पे क्या रिएक्टेंट मेरा बचेगा, नहीं बचेगा ना, यानी रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया क्या, क्या टाइम ऑफ कंप्लीशन का। अब हम आपको बताने वाले हैं
जीरो ऑर्डर का टाइम ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास इक्वेशन था ना, क्या ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या था, के टी था ना, देख लीजिए। ठीक है, अब वैल्यू रखिए ना, ए नॉट माइनस ए टी की वैल्यू कितना, जीरो, के टाइम कौन सा टाइम, कॉम्प्लीशन टाइम हम निकालने वाले हैं। तो यहां से कॉम्प्लीशन टाइम कितना आ गया जीरो ऑर्डर का, बोलो ए नॉट बाई के। ये ग्राफ से भी मैं बता कर रखा हूं, जब ग्राफ बता रहा था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का गर्भ, ठीक है, तो तभी भी मैं बताया था कि टाइम ऑफ कंप्लीशन जीरो ऑर्डर का कितना होता है, ए नॉट बाई के। अच्छा एक देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहां से कि टाइम ऑफ कंप्लीशन आपने निकाला कितना, किस ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हाफ लाइफ याद रखते हैं ना, वैसे टाइम ऑफ कंप्लीशन भी याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर का। ठीक है, अब टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना आया, ए नॉट बाई के। ऐसा करता हूं, अपने मन से 2 यहां लिख देता हूं, 2 यहां लिख देता हूं। ठीक है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं हुआ ना। अब मैं इसको कुछ लिख लेता हूं, देखो तो टी कंप्लीशन इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, देख लो, अरे टी हाफ का फार्मूला ये हो गया ना, ए नॉट बाई ट्वाइस के। ठीक है, यानी यदि हाफ लाइफ का डबल टाइम कर देंगे तो वो टाइम ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन भी याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर में टाइम ऑफ कंप्लीशन और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, वो भी याद रख सकते हैं। यानी याद क्या क्या रखना है, पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या, बोलो ए नॉट बाई ट्वाइस के, जीरो ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना टाइम, ए नॉट बाई के, और हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम में क्या रिलेशन है वो भी याद रखना। ये सारा कुछ जीरो ऑर्डर के लिए बता रहे हैं। अच्छा, ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अनुसार घटता है जरूर, लेकिन लिनियरली घट रहा था, देखे थे ना ग्राफ में, देखे थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन देखे थे ना। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अनुसार लीनियरली डिक्रीज करता है। ठीक है, कोई डाउट है बोलिए, अरे किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं इस पे कुछ क्वेश्चन बात डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन लिखते हैं ना, देखिए इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन दिया गया ए से बी प्लस सी। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया गया है कितना, 0 पॉइंट, ठीक है, 1 दिया गया है मोल पर लीटर। ठीक है, यानी जीरो टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है। आफ्टर 10 मिनट्स, यानी टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे, ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया जा रहा है कितना, कितना दिया जा रहा है, 0.08 मोल पर लीटर। करा फाइंड आउट हाफ लाइफ, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये दोनों निकालना है। ठीक है, यही निकालना है आपको, फाइंड आउट हाफ लाइफ एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये दोनों निकालना है। अब चलिए बनाते हैं ना। अरे टाइम टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया रहा है, मतलब ए नॉट दे दिया। टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया, मतलब 80 दे दिया। समझ में आ रहा है ना, वो कभी लिखेगा नहीं ए नॉट 80, वो तुम्हें खुद से समझना होगा। जीरो टाइम पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नॉट है ना। अरे बोलो भाई, ये मैंने बता के रखा हूं तुम्हें, बोलो कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन ए का वो ए नॉट है, और टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे जो कंसंट्रेशन ए का है वो 80 है। तो फार्मूला लगाओ ना, देखो फार्मूला लगाओ, ठीक है, लगाइए फार्मूला। हाफ लाइफ, अरे यार हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, ए नॉट बाई ट्वाइस के चाहिए,
ए नॉट तो मालूम है ना कितना 0.1, 2k नहीं मालूम है, 2k यानी k नहीं मालूम है ना, जैसे k निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें ना, हमारे पास एक रिलेशन था ना ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, बोलो। और ए नॉट कितना 0.1 माइनस 0.08 इक्वल टू के, और टाइम तो 10 है बेटा, यहां से के की वैल्यू निकाल लो ना, क्या आ जाएगा बोलो। 0 पॉइंट कितना यहां से आ जाएगा 0.2, अब आई 10, के की वैल्यू आ गया ना, वही वैल्यू वहां रख दो ना। अरे भाई के की वैल्यू यहां से निकल गया ना, वो वैल्यू रख दो। कितना ए नॉट कितना था 0.12, के की वैल्यू कितना आया 0.02, अब आई कितना 10, ये 10 को ऊपर भेज दो ना। ठीक है बोलो, ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो। अरे यार बोलो, 2 × 5 = 10 हो गया ना, और ये 5 यानी कितना 25 मिनट, बोलो भाई 25 मिनट। और अभी तो बताया था जब हाफ लाइफ निकल गया तो टाइम ऑफ कंप्लीशन और हाफ लाइफ में डायरेक्ट रिलेशन लिखे थे ना, क्या टी हाफ और टाइम ऑफ कंप्लीशन में रिलेशन लिखे थे ना 2t हाफ। काहे के लिए इतना दिमाग लगा रहे हो, 2 × 25 यानी कितना 50 मिनट। देख लो, कोई डाउट है पूछो, समझ में आया। अच्छा ये बात हमेशा ध्यान देखना, कभी ए नॉट और 80 नहीं लिख के आता सवाल में, वो आपको टाइम से पकड़ना है कि 0 टाइम पे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं ए नॉट, टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं 80, वो आपको खुद से समझना है। ठीक है, कोई डाउट है पूछो, नहीं ना डाउट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय।